रामनगर नाम का एक गांव था। उस गांव में मुकेश अपनी पत्नी चित्रा और बेटी मुन्नी के साथ रहता था। मुकेश का गांव में बहुत सम्मान था। सब गांव वाले उसकी बात मानते थे। उसके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन चित्रा अपनी बेटी मुन्नी से कहती है, बेटी, तू शादी क्यों नहीं करना चाहती है? तेरे पिताजी तेरे लिए कितना परेशान रहते हैं और एक तू है जो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। आखिर क्या वजह है इसकी? माँ, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं शादी उसी लड़के से करूंगी जो मेरी हर बात मानेगा। अगर ऐसा कोई लड़का है तो मैं उस खुशी खुशी शादी कर लूंगी। अब ऐसा लड़का मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं तेरे लिए? बेटी, एक बात हमेशा ध्यान रखना, पत्नी को पति की हर बात माननी चाहिए। और एक तू है उल्टा रिवाज चला रही है। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि पत्नी पति पर हुक्म चलाती है और पति चुपचाप उसकी बात मान लेता है। देखो माँ, अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगी तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी तरह ये बात गांव की जमींदार के आलसी बेटे के कानों में पहुंच गई। ये बात सुनकर उसने सोचा, ये कैसी अजीब शर्त है। मैं इस लड़की का घमंड चकनाचूर कर दूंगा। मैं भी आज कसम खाता हूँ, इसी लड़की से शादी करूंगा और कभी इसकी बात नहीं मानूंगा। अगले ही दिन शैलेश अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ, मैं मुकेश जी की बेटी मिन्नी से शादी करना चाहता हूँ। क्या हो गया है बेटा, तू क्यों मजाक कर रहा है मेरे साथ? कल तक तो तुम शादी के नाम से मुंह बनाता था और आज एकदम शादी का ख्याल तेरे दिमाग में कहाँ से आ गया? चल मान ले हम तेरी शादी करवा भी दे, पर तू तो कुछ करता भी नहीं है। बीवी बच्चों का गुजारा कैसे करेगा? हम तेरा कब तक साथ दे सकते हैं? कभी ना कभी तुझे कोई काम तो करना ही होगा। माँ, मैं अभी कुछ सुना नहीं चाहता हूँ, मुझे बस अभी शादी करनी है, वो भी मुकेश जी की बेटी मुन्नी से। तुम पिताजी से बात करके मुकेश के घर जाओ, उसकी बेटी का हाथ मांगने मेरे लिए। रिंकी अपने पति जयदेव से कहती है, बेटा जवान हो गया है, तुम उसका विवाह कर दो, मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। इतना बड़ा घर है, मुझसे इतना सारा काम नहीं हो पाता है। अरे रिंकी, तुम ये क्या कह रही हो? शैलेश तो कुछ करता भी नहीं है, सारा दिन घर में यूं ही पड़ा रहता है। मैंने उसे कितनी बार कहा है कि खेतों पर जाओ, काम करो, मजदूरों के साथ मिलकर थोड़ी मेहनत कर लिया करो, लेकिन वह है कि सुनता ही नहीं। हमारे पास इतनी सारी जमीन है, अगर वो खेती का काम नहीं सीखेगा तो फिर जमीन पर खेती कैसे करेगा? अगर वो चाहता है कि उसे मेहनत नहीं होगी तो मेहनत मत कर, लेकिन खेतों पर जाकर मजदूरों को ही देख लिया करें। मजदूर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या समय ही पास कर रहे हैं। अब मैं अकेला कौन कौन सा काम देखूं? लेकिन अभी वह ना समझ है, अगर हम इसका विवाह कर देंगे तो ये खुद ही काम करने की सोचेगा और इसका ये आलसीपन दूर हो जाएगा। वैसे कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो। तुम्हारी नजर में कोई लड़की है शैलेश के विवाह के लिए। हमारे गांव में मुकेश जी रहते हैं, वह एक सम्मानित और अच्छे इंसान हैं। उनकी बेटी मुन्नी बहुत ही खूबसूरत और सुशील है। अच्छा, मुकेश की बेटी मुन्नी की बात कर रही हो? अरे मुकेश तो बहुत ही अच्छा इंसान है, गांव के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। हम कल ही मुकेश के घर चलेंगे। शैलेश के रिश्ते के लिए तुम तैयारी शुरू कर दो। अगले दिन जयदेव और उसकी पत्नी मुकेश के घर पहुंच जाते हैं। अरे जमींदार साहब, यहाँ कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ मुकेश जी, ठीक है। दरअसल हम यहाँ पर तुम्हारी बेटी मुन्नी का हाथ मांगने आए हैं, अपने बेटे शैलेश के लिए। ये तो बहुत खुशी की बात है। आपने बिल्कुल सही किया जमींदार साहब, इससे हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। कुछ ही दिनों में मुन्नी और शैलेश का विवाह हो जाता है। शादी के 2-4 दिन के बाद शैलेश मुन्नी से कहता है, तूने अपनी माँ से कहा था ना कि तू उस लड़के से शादी करेगी जो तेरी हर बात मानेगा, लेकिन मैं कभी भी तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। अब देखता हूँ तू कैसे अपनी बात मनवाती है। शैलेश मुन्नी को बुरा भला कहने लगा, यहाँ तक कि मारपीट पर भी उतर आया।
मैं आपके पत्नी हूँ और आपसे ही आशा करती हूँ कि आप मुझे पूरा सम्मान दे। हमारे रिश्ते की मजबूती और खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है कि आप मेरे प्रति आदर और समझदारी का रवैया अपनाएं। ये न केवल हमारे रिश्ते को बेहतर बनाएगा, बल्कि हम एक मजबूत और खुशहाल जोड़ी भी बनाएगा। फिर भी अगर आप मेरे साथ मारपीट करना ही चाहते हैं, तो मैं ये अधिकार तब दूंगी जब आप खुद मेहनत करके पैसे कमा कर लाओगे। अभी तो आप अपने पिता की धन पर ऐश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमा सकता? तो फिर ठीक है, अब मैं तब तक घर में नहीं घुसूंगा जब तक मैं खूब सारा धन ना काम लूं। शैलेश अपनी पत्नी से ये सब बात गुस्से में कह तो देता है, लेकिन बाद में वह सोचने लगता है, अरे मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया है, ऐसे में मुझे क्या काम मिल सकता है जिसे मैं कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, रतन से मालूम करता हूँ। उसने बहुत सी जगह पर काम किया, वह मुझे कोई ना कोई काम के बारे में जरूर बता देगा। शैलेश रतन के घर पहुँच जाता है और रतन से कहता है, रतन, तुमने यार बहुत सी जगह पर काम किया है, मुझे भी कोई काम करना है। तुम्हारी नजर में कोई काम हो मेरे लिए तो मुझे बताओ। अरे शैलेश, कैसी बात कर रहा है यार, तू इतने बड़े जमींदार का बेटा है, तुझे क्या जरूरत है काम करने की? अरे काम करने की जरूरत तो हम जैसे गरीब लोगों को है भाई। दरअसल रतन, मैं किसी से शर्त लगाई है, उसका मानना है कि मैं खुद मेहनत से पैसे नहीं कमा सकता हूँ, इसलिए मैंने भी उससे कह दिया कि मैं तुझे पैसे कमा कर दिखाऊंगा। देखो भाई, हम तो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और मेहनत मजदूरी तुमने कभी हो नहीं पाएगा, इसलिए तुमसे हो नहीं पाएगा। तुम कोई और काम देख लो, इसमें मेहनत कम हो और पैसे ज्यादा मिल जाए। इतना कहकर रतन चला जाता है। शैलेश को रतन की बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था, इसलिए चुप रहता है। अब शैनाम बगैर किसी को कुछ बताए धन कमाने के लिए निकल पड़ता है। वह अपने गांव से करीब 30 किलोमीटर दूर एक अमीर सेठ के पास जाता है। उस सेठ का बहुत बड़ा चावलों का गोदाम होता है। सेठ जी, मैं पास के गांव रामनगर से आया हूँ, आपके पास काम की तलाश में। अगर आप मुझे कोई काम दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। रामनगर में मेरा बहुत ही अच्छा मित्र रहता है, उसका नाम जयदेव जमींदार है। क्या तुम उसको जानते हो? जब शैलेश जयदेव यानी अपने पिता का नाम सुनता है तो वो घबरा जाता है और सोचने लगता है, कहीं पिताजी को मालूम ना हो जाए कि मैं दूसरे के यहाँ मजदूरी करने आया हूँ। अब मैं क्या करूँ? अगर घर वापस गया तो मुन्नी से किया हुआ वादा कैसे पूरा होगा? अरे जो होगा देखा जाएगा। अगर पिताजी को मालूम भी हो गया तो मैं उन्हें सब सच सच बता दूंगा। अरे भाई, किस सोच में डूब गए जयदेव का नाम सुनकर। नहीं सेठ जी, किसी सोच में डूबा नहीं हूँ। हाँ, मैं जयदेव जमींदार को जानता हूँ, बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान है। अब तो तुम्हें काम देना ही पड़ेगा, तुम मेरे मित्र के गांव से जो आए हो। देखो भाई, अगर तुम मेहनत और लगन से काम करोगे तो अच्छा पैसा कमाओगे। सेठ जी शैलेश को काम पर रख लेते हैं। जब शैलेश के पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो जाता है तो वह अपने घर जाने की सोचने लगा। फिर वो सेठ जी से कहता है, सेठ जी, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार गांव जाकर बीवी बच्चों से मिलाता हूँ। तुमने बिल्कुल सही सोचा शैलेश, बीवी बच्चों से मिलना भी जरूरी है। तुम कल अपने गांव निकल जाना और बीवी बच्चों से मिलकर जल्दी वापस आना। शैलेश इकट्ठा किए हुए सारे पैसे लेकर अपने गांव की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे दो चोर एक पेड़ के नीचे खाना खाते हुए मिलते हैं। वह शैलेश से कहते हैं, अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आओ आओ, हमारे साथ खाना खा लो। कमलेश को बहुत तेज भूख लग रही होती है, इसलिए वह चोरों के कहने पर खाना खाने बैठ जाता है। फिर एक चोर शैलेश से बोलता है, लगता है आप शहर से धन कमा कर लाए हो। हम दोनों भी शहर जा रहे हैं धन कमाने की तलाश में। सुनो, तुम्हें पता है इस रास्ते पर बहुत सारे लुटेरे रहते हैं, तुम अपना धन सावधान होकर ले जाना। लेकिन मैंने तो सुना था कि ये रास्ता सुरक्षित है, इस रास्ते पर लुटेरे नहीं मिलते।
अरे भाई, अब तो हर जगह लुटेरे मिल जाते हैं। अगर तुम अपने पैसे छुपाकर नहीं ले गए तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। सुनो, हम भले और ईमानदार आदमी हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हम दोनों तुम्हारे धन की सुरक्षा कर सकते हैं, अगर तुम चाहो तो। बाकी देखो भाई, आगे तुम्हारी मर्जी है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें अपना धन क्यों दूं? मैं तो सही से तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अरे भाई, इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम्हारा धन है, दो या मत दो। हम तो बस तुम्हें आगाह कर रहे थे चोरों से। शैलेश सोचता है, देखने में तो ये दोनों ईमानदार लगते हैं। अगर इन्हें मेरा धन लूटना होता तो ये लोग मुझसे जबरदस्ती छीन भी सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। देखो भैया, मैं तुम्हें अपना धन तो नहीं दे सकता। हाँ, एक काम कर सकता हूँ। अगर तुम मेरे साथ मेरे गांव तक चलोगे तो मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा। इस तरह मेरे धन की सुरक्षा भी हो जाएगी और तुम दोनों की कमाई भी हो जाएगी। ठीक है, हम कुछ देर बाद चलेंगे। तब तक थोड़ा आराम कर लेते हैं। तीनों पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। कुछ देर में शैलेश को नींद आ जाती है। दोनों चोर शैलेश का सारा धन चुरा कर ले जाते हैं। जब शैलेश की आँख खुलती है तो उसे वह दोनों तक कहीं भी दिखाई नहीं देते और उसे अपना धन भी दिखाई नहीं देता। शैलेश बहुत परेशान हो जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है। शैलेश को दूर उजाला दिखाई देता है। वहाँ एक बुढ़िया का घर था। शैलेश ने बुढ़िया से कहा, मैं शहर से धन कमा कर ला रहा था। रास्ते में मुझे दो चोरों ने लूट लिया। मैं बहुत थका हुआ हूँ। क्या आप मुझे अपने घर में ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह दे सकती है? बुढ़िया बहुत ही नेक दिल की औरत थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने शैलेश को अपने घर में रुकने की आज्ञा दे दी। बुढ़िया एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती थी, जिससे वो अपना गुजर बसर करती थी। शैलेश ने बुढ़िया की चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बुढ़िया की चाय की दुकान काफी बड़ी हो गई। इससे खुश होकर उसने शैलेश को बहुत सारे पैसे दिए। बुढ़िया से पैसे लेकर शैलेश सोचने लगा, अब मेरे पास खूब पैसे हो गए और घर से निकले हुए भी बहुत दिन हो गए। अब मुझे घर चलना चाहिए। इस बार बहुत ही सावधानी से जाऊंगा और उसके बाद चित्रा पर रोक दिखाऊंगा। शैलेश ने बुढ़िया से घर जाने की इजाजत मांगी और फिर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर शैलेश ने सारा धन जो कमाया था वो सब चित्रा को दे दिया और फिर बोला, तुमने कहा था ना, जब मैं अपनी मेहनत से धन कमा कर लाऊंगा तभी तुम्हारे साथ मारपीट कर सकता हूँ। अब पीटने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, मैं तुम्हारे साथ मारपीट करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे तुम्हारा घमंड तोड़ना है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ मारपीट करनी होगी। स्त्री को पीटना बहुत बड़ा पाप है। मैं तुम्हारी जीवन साथी हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की कसम खाई है। मैं तुम्हारा हर मुश्किल समय में साथ दूंगी। अगर फिर भी तुम मुझे पीटना ही चाहते हो तो घर के अंदर मारपीट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि शैलेश ने अपनी पत्नी को पीटा है। गांव वालों को भी पता होना चाहिए कि तुम इतना सारा धन कमा कर लाए हो, इसलिए अपनी पत्नी को पीटना चाहते हो। आज आराम कर लो, तुम बहुत दूर से चलकर आए हो ना। कल सुबह सारे गांव वालों को बुलाकर मुझे उनके सामने पीटना। शैलेश अपनी पत्नी चित्रा की बात मान लेता है। अगली सुबह वो सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है। जैसे ही शैलेश अपनी पत्नी को पीटने के लिए आगे बढ़ता है, उतने में ही शैलेश के पिता जयदेव जमींदार वहां आ जाते हैं। नालायक, ये क्या कर रहा है? एक स्त्री पर हाथ उठा रहा है। क्या तूने शादी इसको पीटने के लिए किया था? जानता भी है जिस दिन से तू गया है उस दिन से एक दिन भी ये चैन से नहीं सोई है। हर वक्त तेरी याद में रोती रहती है और एक तू है जो इस मासूम को पीटने के लिए तैयार है। भीड़ के सामने शैलेश शर्मिंदा हो जाता है। उसके दिल में चित्रा के लिए नफरत मिट जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह सुमन से माफी मांगने लगता है, यहाँ तक कि उसके पैरों में गिर जाता है। उसके बाद चित्रा
उसे उठाती है और बोलती है, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है। उसके बाद शैलेश ने कभी चित्रा से कुछ नहीं कहा और उसकी हर बात मानने लगा।